डॉक्टर नहीं बन पाए तो डेंटिस्ट बन जाइए, डेंटिस्ट नहीं बन पाए तो फार्मासिस्ट बन जाइए। फार्मेसी एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा पेशा है, इन द सेंस लोगों को लगता है कि वो व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर खेल सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रूली बिकमिंग अ डॉक्टर। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। तो इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मेसी का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, क्या करियर ऑप्शंस निकल के आते हैं, एंड क्या इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको ये करियर या प्रोफेशन परस्यू करना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ इट दिस इज नॉट अ कंक्लूजन। मैं ना एक करियर काउंसलर हूँ, ना एक एक्सपर्ट हूँ। मैं सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे सब कुछ जो हम सीखे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाए। एक दूसरा सा पर्सनल रीजन है कि मेरे डैड जो थे वो फार्मेसी इंडस्ट्री में ही जिंदगी भर काम करे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिताजी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, तो एज द एल्डेस्ट सन ही हैड टू स्टेप अप। तो कॉलेज वगैरह तो सब छोड़ दिया। ही बिकेम अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेड रेप इन अ फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मेसी कंपनीज की जो दवाइयाँ डॉक्टरों को बेची जाती हैं, उनको समझाया जाता है कि क्या इनका कंपोजिशन है, क्या इनका फॉर्मुलेशन है, क्या इनका साइड इफेक्ट्स है वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू, दैट्स व्हाट ही डिड फॉर हिज एंटायर लाइफ। तो घर में फार्मेसी काफी चलती थी, दो ही वाज नेवर अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द 3-tier एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिकमिंग अ फार्मासिस्ट। डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म। डी फार्म इज शॉर्ट फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। इट्स नॉट डॉक्टरेट इन फार्मेसी, इट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। 10+2 के बाद आपको पीसीएम या पीसीबी अगर है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये लगता तो आसान है, बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि 70% ऑफ ऑल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट इन दिस कंट्री डी फार्म पे अटके हुए हैं। दे डोंट इवन गो टू बी फार्म, फॉरगेट एम फार्म। तो देयर इज मैसिव ओवर सप्लाई एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। फिर आता है बी फार्म। बी फार्म 4 साल की डिग्री है। इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ से एन इंजीनियरिंग डिग्री, बैचलर्स इन फार्मेसी। अब वहां एज यूजुअल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में घुसना बहुत मुश्किल है लेकिन फीस बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी आसानी से घुस जाते हैं लेकिन फीस बेइंतहा ज्यादा है। सो टू गिव यू अ सेंस, गवर्नमेंट कॉलेज वुड बी बिटवीन 3 to 4 lakhs फॉर द एंटायर 4-year प्रोग्राम। वहीं प्राइवेट कॉलेज कुड बी 8 to 12 lakh rupees फॉर द एंटायर प्रोग्राम। ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है। फिर आपके रहन सहन का खर्चा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से शहर में हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में है, प्राइवेट है, वुड बी एनीवेयर बिटवीन 5,000 to 7,000 rupees a month टू एनीवेयर अपवर्ड्स ऑफ 20,000 rupees a month। तो एक बी फार्म डिग्री कंप्लीट करने के लिए आप 5 से 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। फिर आता है एम फार्म। एम फार्म इज मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, 2 साल की डिग्री। इसके लिए जैसे इंजीनियरिंग में गेट होता है वैसे ही फार्मेसी में GPAT होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपका बढ़िया से कॉलेज में हो गया तो सरकार आपको 25,000 रुपए का महीने का स्टाइपेंड देती है टू एक्चुअली स्टडी, व्हिच इज अमेजिंग। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ देन यू गो टू अ प्राइवेट कॉलेज एंड वहां आपको पैसे मिलते नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे हैं जो यूजुअली छिपे होते हैं या हिडन होते हैं? स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, हर 5 साल में रिन्यू होता है। 3 से 5,000 रुपए का खर्चा आता है। आपकी तैयारी का खर्चा, गवर्नमेंट कॉलेज में घुसना है तो फिर नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसका अलग से। फिर जब आप कॉलेज पहुंचेंगे, जैसे मैंने बताया, रहन सहन का खर्चा अलग होगा, तो 1 से 1.5 लाख रुपए शायद साल के उसमें भी लग जाएंगे। लैब कोट, प्रैक्टिकल, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें फार्मासिस्ट की दुनिया में बहुत जरूरी होती हैं, तो उसका एडिशनल खर्चा। इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका अलग खर्चा, ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका अलग खर्चा, अगर हॉस्पिटल मूव करना पड़ेगा तो वहां रहन सहन का खर्चा। तो ये सब कुछ जोड़ते हैं, बट द बिगेस्ट कॉस्ट इज एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डॉक्टरी जैसा होता है, नियरली नॉट एज इंटेंसिव बट स्टिल देयर। डी फार्म से तो आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिलने वाली है, अभी बात करेंगे जल्दी में उसके बारे में। बी फार्म से शायद मिल जाएगी लेकिन 4 साल आपके जा चुके हैं। एम फार्म से अपॉर्चुनिटीज खुलना शुरू होती है, मतलब 6 साल जा चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज जहां आपका एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4 साल के बाद ही शायद कमाना शुरू कर सकता है, डिसेंटली कमा सकता है, वहीं एक फार्मेसी ग्रेजुएट शायद 6 साल के बाद ही उस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। तो 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गया। जहां 2 साल एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कमाना शुरू कर देगा, आप अभी भी खर्च ही कर रहे हैं टू गेट टू दैट इक्विवेलेंट डिग्री एंड अपॉर्चुनिटी। फिर आते हैं सैलरी चेक में। होता क्या असली में, वंस यू क्लियर दीज लेवल्स। डी फार्म मैंने बताया जैसे कि इट्स ओनली अ डिप्लोमा। 70% फार्मासिस्ट देश के यहीं फंसे हुए हैं। सो जाहिर सी बात है कि एक डी फार्म करके आपको तोड़फोड़ नौकरी तो नहीं मिलने वाली। बट हियर्स व्हाट यू एक्चुअली गेट। एंट्री लेवल डी फार्म होल्डर्स वुड गेट एनीवेयर फ्रॉम 15 to 25,000 रुपीज अ मंथ। स्टार्टिंग सैलरी तो लग रहा है बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रोथ massively limited है। When we looked at the salary figures, हमने देखा कि 10 साल के बाद भी if there is no upskilling, मतलब बी फार्म नहीं किया, एम फार्म नहीं किया, डी फार्म पे ही रहे, the salary begins to cap out, मतलब max out at around
8 to 10 lakhs पर एनम। लेकिन डी फार्म क्योंकि इतना रिलेटिवली आसान है मिलना, एक तरीके का ना फ्रॉड सिस्टम चलना शुरू हुआ। फार्मेसी ओनर्स ने इनको हायर किया, नॉट फॉर देयर स्किल्स बट जस्ट फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, फॉर देयर डिग्री, बेसिकली क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। एक्चुअल दवाइयां डिस्पेंस कोई अनक्वालिफाइड स्टाफ कर रहा है, लेकिन नाम पे ये हैं द इन हाउस फार्मासिस्ट। उसके चलते ना the value and perception of D-Farm holders has gone down massively. तो हुआ क्या है कि आसानी से D-Farm तो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी वो हैसियत, उनकी वो औकात, उनकी वो इज्जत ही नहीं है in the pecking order of career for them to upgrade to a higher level, अगर वो अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करते हैं। फिर आता है B-Farm। B-Farm थोड़ा बीच में है, of course, not as cool as or good as M-Farm, but certainly not as bad as D-Farm as well. Fresh graduates 25 से 35-40 हज़ार रुपए महीना कमा सकते हैं, पर रेंज बहुत मैसिव है। अगर आप एक अच्छी सी फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, यू कुड गेट अ लॉट। अगर आप एक लोकल फार्मेसी ज्वाइन करते हैं, यू मे नॉट गेट अ लॉट। सो द width of these salaries is a lot. Average हमने देखा it was around 28-29,000 rupees a month. लेकिन वही 8 से 10 लाख रुपए की सैलरी जो डी फार्म को शायद 10 साल बाद मिलती है, एक बी फार्म को 5 से 6 साल बाद ही मिलनी शुरू हो जाती है। अब इस पॉइंट पे आपका करियर क्या रुख लेता है, दैट विल डिटरमिन कि आप आगे कितना जाएंगे या नहीं। इफ यू स्पेशलाइज, ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। अगर आप फार्मा सेल्स में चले जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, नॉट बिकॉज आपकी स्किल्स यूज हो रही हैं, आप एक कंप्लीटली डिफरेंट काम कर रहे हैं जो कि सेल्स है, जो मेरे पापा करते थे। एंड देयर इट इज मैसिवली पेक्ड टू द इंसेंटिव्स। उसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर है एम फार्म। एम फार्म इज लाइक स्पेशलाइजेशन। तो आप एक फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द फील्ड यू विल टेक डायरेक्शंस ऑफ योर करियर। तो अगर आप फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइज करते हैं, यू विल बी slightly at the lower end of what you could earn. अगर आप pharmacology या clinical research में करते हैं, that's where you could get a lot more money for the same degree. 5 साल के बाद ही M Pharm, if they are in the right field, could be earning upwards of 12 lakh rupees annum. अगर आप MNCs में regulatory affairs में काम करते हैं, तो 12 से 15 लाख भी हो सकती है। Clinical research associates हैं, अगर उसके साथ international exposure भी है, तो 20-25 लाख भी हो सकती है same period में। लेकिन हाँ, सच ये भी है कि only about 20% of M Farm holders get to that point. बाकी जो 80% है वो B Farm के साथ ही लड़े रहे हैं for the same roles in the middle of the industry. Now let's look at the industry कि कहाँ एक pharmacist काम कर सकता है. The starting point is what's called retail pharmacy. And retail pharmacy is जो आपके usual chemists होते हैं. They could be chains like Apollo, MedPlus, NetMeds, वो सब. और they could be standalone chemists जो locally बहुत सारे होते हैं. अब clearly काम इतना फार्मेसी वाला नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। सो यू इमेजिन द रिटेल आवर्स, इट विल बी कि सुबह 10 बजे खुलती है, रात को 8-9 बजे तक चलती है, तो 10-11-12 घंटे की शिफ्ट होगी, क्योंकि फिर आपको बजट भी और अकाउंटिंग भी क्लोज करना है, वो सब वगैरह, ऑर्डर भी देना होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम करना होगा, मेडरेप्स भी आ रहे होंगे, ऑफ कोर्स कस्टमर्स आ रहे हैं, आप बिलिंग भी कर रहे हैं, आप उनको थोड़ी एडवाइस भी दे रहे हैं कि जी मेरे पेट में दर्द है, मेरा गला खराब है, वगैरह वगैरह। सो यू प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग, टॉयलेट लू ब्रेक्स कम है, पानी का ब्रेक कम है, आपका खाना आपको वहीं खड़े खड़े खाना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक द बेस्ट वर्किंग कंडीशन, एंड ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। एंट्री लेवल फार्मासिस्ट एट रिटेल फार्मेसीज वुड बी एनीवेयर बिटवीन 20 to 25,000 rupees a month. This unfortunately could be equivalent to what a call center employee makes. और उसने तो कोई डिग्री भी नहीं करी है, आपने कम से कम एक डी फार्म या एक बी फार्म तो किया ही होगा टू गेट टू दैट पॉइंट। दैट्स द रियलिटी, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। तो एक रूट जो लोग लेते हैं आफ्टर द एक्सपीरियंस इज दे सेट अप देयर ओन लोकल केमिस्ट और become entrepreneurs basically. तो आप देखेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है, आप धंधे को अच्छे से समझ जाएंगे, एंड बिकॉज यू हैव द लाइसेंस टू रन अ केमिस्ट, यू वुड देन स्टार्ट ऑन योर ओन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो रेंट, लोगों को ही हायर करना जो आप एक किसी पॉइंट पे खुद थे, वो पूरा बिलिंग, वो पूरा सॉफ्टवेयर, वो पूरा तामझाम ऑफ व्हाट अ रिटेल स्टोर कंप्राइजेस, यू विल मेक सम सॉर्ट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। जनरली एक केमिस्ट जो महीने की से 5 लाख रुपए की सेल करता होगा, they at the end of the month would make a profit of about 1 to 1.5 lakh rupees, which is not bad at all. लेकिन उसके लिए 5 लाख की सेल करनी पड़ेगी, so you'll have to get to that point जहां वो जगह ऐसी हो कि वो 5 लाख की सेल हो सकती है। फिर दूसरा सेक्शन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। यहाँ you're not a retail pharmacist, but you are tied to a hospital, and वहां the sell through is massive. क्यों? क्योंकि एक कैप्टिव ऑडियंस है, हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, यूजली दे प्रिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज स्टोर्ड इन द फार्मेसी, तो पेशेंट्स क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, एंड देयर इज दिस मैसिव लेवल ऑफ वॉल्यूम दैट इज
generated at a hospital pharmacy level. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां के फार्मासिस्ट 35 से 60 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप सब लोगों को शायद पता ही होगा इतनी भारी मात्रा में लोग आते हैं that the patient load is a real thing. एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, and you can't. It's the matter of not just someone's life and death, but also someone's mental state at that point of time. क्योंकि hospitals are not the best place to be for anybody. It's hard. So it will be hard for you as well. Private hospital chains, slightly better क्योंकि volume कम होता है. They pay a lot better. Starting salaries could be as high as 50,000 rupees a month. तो Apollo, Fortis, Max, Manipal, इन सब में like they're considered to be the top hospitals to work for from a pharmacy chain perspective. आप junior pharmacist से शुरू करेंगे, फिर senior pharmacist जाएंगे, फिर pharmacy supervisor और फिर finally pharmacy manager. And at that level you could be earning anywhere between 1.5 to 2 lakh rupees a month. हाँ, ये है कि as a role एक हॉस्पिटल फर्ज करिए 200 बेड का है, उनको मैक्सिमम 10 फार्मासिस्ट चाहिए होंगे. सो इट्स नॉट लाइक जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतने ही जैसे डॉक्टर्स या नर्सेस चाहिए होते हैं. फार्मासिस्ट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, सो नेचुरली ये पोजीशंस भी बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होती. फिर आती है तीसरी, द फार्मा इंडस्ट्री. So these are like the Ciplas of the world, the Ranbaxys of the world, the DRLs, Dr. Reddy Labs of the world, जहाँ दवाइयाँ बन रही हैं, like the things that consumers are consuming to serve their ailments. अब इन कंपनीज में एक फार्मासिस्ट के बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं. You could start in the production department, आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आप ड्रग सेफ्टी में जा सकते हैं. तो इमेजिन करिए कि फार्मा कंपनी में कितने सारे डिविजन्स होंगे. ऑल ऑफ देम रिक्वायर स्पेशलिस्ट टू अ ग्रेट डिग्री. मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर फार्मेसी एज द बी फार्म और द एम फार्म स्पेशलाइजेशन, एंड यू कुड प्ले अ रोल इन एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स व्हाट इज योर चॉइस and what you get. लेकिन कंपनीज में घुसना मुश्किल है. आई वाज स्टडीइंग सम प्लेस की सन फार्मा एक रोल को हायर करने के लिए 500 एप्लीकेशंस को देखता है. So there's like JEE क्रॉस करना हो गया या नीट क्रॉस करना हो गया. इतना मुश्किल तो शायद वो भी एग्जाम नहीं होगा जितना इस कंपनी में घुसना है, बट दैट्स जस्ट द रियलिटी. फिर ये भी है कि इंडिया में फार्मेसी एज अ इंडस्ट्री is very hyper located in a few cities. Hyderabad, Mumbai, Ahmedabad, Baddi. तो वहां अगर आप मूव नहीं करेंगे, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में रहना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में फार्मा के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो you are limited by the choices. It's almost like if you're a techie, you want to be in Bangalore, because if you are in, let's say, Lucknow, you won't have that many options. अब एक चीज के बारे में बात करते हैं. Why do a lot of pharmacists go towards the medical rep वाला path, which is what my dad also followed. एक तो ये कि it actually does not require you to be a pharmacist. My dad did not do pharmacy. वो एक सिंपल BSc ग्रेजुएट थे, लेकिन घुसना इसमें आसान है. अगर आपको बायोलॉजी आती है, फिजियोलॉजी आती है, सीखने के लिए तैयार हैं, you can get to that point. ट्रेनिंग मिलती है. Your job is essentially to go to doctors and convince them of your drug as a company representative. वो चाहे जिस भी रेंज ऑफ बीमारी के लिए हो. It could be something as simple as cough and cold. It could be something as dramatic as, say, cancer. Whatever the case is. And because this is a sales job, it's massively incentive led. तो एक पेर मिनिमम तनख्वाह तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो हर बिलिंग के लिए आपको एक इंसेंटिव मिलेगा, which could be a percentage of the billing amount, it could be a fixed amount based on the slabs वगैरह वगैरह. तो essentially आपकी मेहनत पे और कंपनी का जो ड्रग स्ट्रेंथ है उस पे you could make a lot more money than your base salary. And people like that क्योंकि दिस इज वेरी इंसेंटिव ड्रिवन एंड दस वेरी मोटिवेशन इंड्यूसिंग. एज अगेंस्ट कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप 12 घंटे भी काम करेंगे, 8 घंटे भी काम करेंगे, आपको तनख्वाह उतनी मिलने वाली है, एंड देयर इज नो इंसेंटिव फॉर यू टू वर्क हार्डर और वर्क इवन 1 hour लॉन्गर. यहाँ मे बी द मोर यू वर्क the more money you can make. But as you can imagine, बहुत intense होता है. Like there are periods of high stress, month end पे of course sales targets, वो सारी चीजें. So it's not for everybody क्योंकि sales also is not for everybody. और बहुत अलग फितरत होती है कि आपने सोचा था यार मैं एक फार्मासिस्ट बनूंगा और यहाँ मैं अब दवाइयाँ बेच रहा हूँ, which is a very different skill set, but it is something that is available because it is very incentive led. तो बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा दिखता है और ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास बी फार्म या एम फार्म की डिग्री है, डी फार्म भी है, मैं भी ये कर सकता हूँ क्योंकि लोग यही डिग्री लेके पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं. बट दैट कुड बी दी रॉन्ग इंप्रेशन टू कैरी फॉरवर्ड. फिर प्रोडक्शन फार्मासिस्ट भी होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में who get a lot of incentives. तो एक बेस सैलरी तो होगी, बट देन देयर आर इंसेंटिव्स की बैच प्रोडक्शन पे मिल जाएगा, क्वालिटी मैट्रिक्स हिट करने पे मिल जाएगा, आप नाइट शिफ्ट्स पे वॉलंटियर करेंगे उसके लिए आपको कुछ मिल जाएगा. नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग विद द फार्मा इंडस्ट्री इज मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इन द बिग सिटीज. हाँ, हैदराबाद इज अ ह्यूज एरिया, Mumbai is a huge area, but say Ahmedabad,
Surat. They are not metro cities. They are tier 1 cities. वहाँ cost of living is dramatically different and opportunities could be actually a lot more than metros. So pharmacists के लिए अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल चेन्स में या इवन रिटेल में काम करना चाहते हैं, picking a tier 1 or a tier 2 city could be a much smarter financial decision to make. आपका cost of living कम होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, इंफ्रा अब बहुत बढ़िया हो चुका है। टियर 1 टियर 2 सिटीज में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंफ्रा और भी अच्छा है मेट्रो से, क्योंकि नया है, क्रम्बलिंग नहीं है, इतनी आबादी नहीं है कि लोग उस पर पागलों जैसे टूट पड़ते हैं और वो कुछ ही सालों में बर्बाद हो जाता है। एंड क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, सो यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस अ लॉट मोर ग्रोथ बिकॉज यूर इन द हार्ट ऑफ दैट बिजनेस। और अब तो फार्मा इंडस्ट्रीज ऐसे ऐसे शहर में, जैसे बद्दी इन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में, वहां तो रहना भी जन्नत होगा, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, फैमिली भी बहुत अच्छे से रहेगी, शांत वातावरण होगा, एक अपना इकोसिस्टम बना होगा, एंड यू विल सेव अ लॉट मोर मनी बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वर्चुअली नथिंग। सो इन सबको जोड़ के, इफ यू डू वांट टू प्रोसीड इन फार्मेसी, व्हाट डज द करियर ट्रैजेक्टरी लुक लाइक? पहले 5 साल यू विल स्टार्ट विद अ फ्रेशर, मोस्ट लाइकली एवरेज सैलरी अराउंड 25,000 रुपए महीना। स्ट्रेटेजिक जॉब स्विच वगैरह कर करके आप इस 25 को ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए महीना कर लेंगे बाय ईयर 5। लेकिन इस चीज के लिए अपस्किलिंग जरूरी होगी। आप एक प्रोडक्शन फार्मासिस्ट हैं, आप 6 सिग्मा सीख सकते हैं, तो यू कैन गो इनटू क्वालिटी एश्योरेंस। आप एक रिटेल फार्मासिस्ट हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च की स्पेशलाइजेशन या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यू कैन गो टू अ CRO या क्लिनिकल रिसर्च कंपनी। आप एक मेडरेप हैं, आप एक MBA करके प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। फिर 5 से 10 साल क्या होगा, टॉप 20% अब मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंच चुके हैं, वो फार्मेसी मैनेजर्स बन चुके हैं, प्रोडक्शन हेड्स बन चुके हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर बन चुके हैं। दे आर अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 12 to 20 lakhs per annum। कुछ लोगों ने अपना धंधा शुरू कर लिया है, चाहे वो रिटेल फार्मेसी हो या फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अ रियली बिग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इन द फार्मा इंडस्ट्री। कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज कर रहे हैं, कुछ वेयर हाउसिंग सर्विसेज दे रहे हैं। मिडिल का जो 60% है, दे आर स्टक बिटवीन 8 to 12 लाख रुपीज। बॉटम 20% जो है वो 5 से 8 लाख के बीच में फंसा हुआ है अभी भी। उन्होंने ना अपस्किल किया है, ना फाइट मारी है, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अब उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉल होनी शुरू हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि अंकुर, इंटरनेशनल ऑप्शंस कैसे होती हैं वंस यू बिकम अ फार्मासिस्ट और यू डू अ फार्मेसी डिग्री, वो भी जान लेते हैं। हेडलाइन ये है कि आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि है ये टेक्निकल फील्ड, एंड किसी भी देश में जाने के लिए आपको उस देश का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आपको US जाना है, यू हैव टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड दी FPGEE, द फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद देना पड़ता है आपको NAPLEX, नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आपको अंग्रेजी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने पड़ते हैं। इन सब का खर्चा 10 से 15 लाख रुपए आता है, 2 से 3 साल लगते हैं। UK जाना है तो एक OSPAP देना पड़ता है, ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम, इसमें भी 20-30 लाख रुपए लग जाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह सिमिलर प्रोसेस। मिडिल ईस्ट थोड़ा मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि लाइसेंसिंग थोड़ी सी आसान है, यू कैन गेट देयर, यू मे स्टार्ट अर्निंग डिसेंटली। 10 से 20,000 दिरहम महीने के यू कैन स्टार्ट, विच इज अराउंड 2 to 4 लाख रुपीज, नॉट बैड। लेकिन सिटीजनशिप का कोई रूट नहीं है, वापस आना पड़ेगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल यूज दैट फॉर अ 5 to 10 year स्टिंट, कि अच्छे से पैसे बना लेंगे, बचा भी लेंगे, और फिर वापस देश आ जाएंगे और देख लेंगे जिंदगी में क्या करना है। अब फाइनल इस इंडस्ट्री की रियलिटी अभी हमारे देश में क्या है। हर साल D Pharm, B Pharm, M Pharm तीनों मिला के करीब 4 लाख ग्रेजुएट जो हैं वो निकलते हैं इस देश में। अभी हाल ही में, मतलब अभी क्या, अभी द नंबर ऑफ ओपन फार्मेसी रोल्स आर बिटवीन 50 to 75,000। मतलब क्लियरली देयर इज ओवर सप्लाई एंड नॉट एज मच डिमांड। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा रहेगा। मेरा मानना यह है कि फार्मेसी एज एन इंडस्ट्री विल ग्रो मैसिवली इन दिस कंट्री, बट विल इट कवर दिस गैप कि 4 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी सिर्फ 75,000 जॉब्स ही हैं? इट विल टेक सम टाइम। तो होता क्या है कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकलते तो हैं, लेकिन वो फार्मा में जाते नहीं हैं, वो कहीं इधर उधर दिशा में चले जाते हैं, एंड दे एंड अप डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट दे स्टडीड इन कॉलेज। उसकी वजह से एक मैसिव क्वालिटी क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि जॉब्स हैं 75,000, स्टूडेंट है 4 लाख, तो कंपनीज कैन पिक एंड चूज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। मतलब कम से कम उस 4 लाख के टॉप 75,000 तो पिक कर लेंगे। बाकी के जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट डेस्परेट है कि यार मेहनत करी है, पैसे खर्च करे हैं, कुछ तो नौकरी चाहिए, तो वो कोई भी आड़ी टेढ़ी नौकरी लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का फार्मेसी की तरफ जो परसेप्शन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं बनता है। दे विल जस्ट डू रन ऑफ द मिल jobs which are not fit for a D Pharm or a B Pharm or an M Pharm। उसके चलते salaries are low। Salaries low होती हैं तो the brightest students don't enroll for the program, only the mid-tier students enroll।
उनकी फिर से नौकरी नहीं लगती है क्योंकि टॉप 75,000 कंपनीज ले जाती है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस डिमांड सप्लाई मिसमैच इज रिजल्टिंग इन अ मैसिव क्वालिटी क्राइसिस जो कि एक्चुअली में होना नहीं चाहिए. दिस कंट्री इन माय ओपिनियन हैज मैसिव टैलेंट टू प्रोड्यूस द बेस्ट फार्मासिस्ट, लेकिन सेल्फ सिलेक्शन ऐसा हो रहा है कि not the top brightest students are opting for pharmacy. That's why leaving us with a massive quality crisis. So how should you think about this? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी भी क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी हमेशा बड़े अच्छे से निकल के आती है. क्लियरली यहां भी है. अगर 4 लाख लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, कंपनीज 75,000 स्टूडेंट्स ढूंढ रही है. इफ यू आर इन दैट 75,000, you could set yourself up for a great career. So you now don't have to become जैसे नीट में top 1% of लाखों करोड़ों बच्चे. You just have to become top 75,000 of 4 lakh, which is a far simpler place to be. तो अगर आप अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से अच्छे कॉलेज में जाएं, मेहनत करें, इंटर्नशिप्स करें, एक अच्छी सी फार्मा कंपनी में अच्छे स्किल्स के साथ ज्वाइन करें, पहले 5 साल अपना पूरा दे दें, learn a lot of new skills, learn how to use AI, learn how to upskill yourself in different fields. You could be one of the top paid people in this industry in the next 10 to 20 years. Guarantee. क्योंकि क्वालिटी के इतना वैक्यूम है, क्वालिटी की इतनी कमी है कि अगर आप थोड़े से भी अच्छे हैं ना, you will quickly rise to the top. And अगर आप वाकई में अच्छे हैं, your success is guaranteed. Which is not true for, let's say, the medical field. जहां मैं पर्सनली जानता हूं, I'm sure आप भी जानते होंगे, insanely bright doctors just can't make it क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है. Insanely bright engineers just can't make it क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है. Insanely bright chartered accountants, lawyers, कहीं भी जहां डिमांड और सप्लाई भारी मात्रा में है, it's not enough for you to be good. You have to have a massive amount of luck, something working for you, but in this case that may not be entirely true. So I feel pharmacy एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां hard work is actually a very close correlation to success, and the amount of luck that you need is perhaps lesser. Perhaps lesser. It is just a matter of you deciding कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना है and I'm going to work my ass off to become successful. And that's all that's needed. ये अंकुर वारिकू का official careers YouTube channel और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.